Hello everyone, this is Priyanka Kalaskar and you are watching Satya Shubhadaya Mantra channel. Here we solve some pedagogy questions. Today we are going to cover 30 questions, so you are welcome here. So without wasting our time, we will start from first question. See, this is a sample question paper I got. So this is lower primary teacher eligibility test. So here we are going to solve first 30 question. So first question is, what is my first question? Due to an extended winter break, the school management arranges for classes during holidays. What will be your reaction as a teacher? Means now here what they are saying कि मैनेजमेंट में एक हॉलीडे अरेंज किया है. सो व्हाट योर रिएक्शन एज अ टीचर? सो व्हाट इज ऑप्शन गिवन? प्रोटेस्ट एंड नॉट टू टेक क्लासेस, रिक्वेस्ट reconsideration of decision, tell student to prepare on their own, accept it as your responsibility. So this is very easy question. I think as a teacher you accept it. This is your responsibility. So I think we have here fourth. So fourth option is correct here. Now what is my next question? We see now next question. Your next question, in your class you find that some students cannot understand a topic because of the wide gap in their previous knowledge. What would you do? मीन्स आप क्लास ले रहे हैं और क्लास में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज नहीं है, उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है. सपोज अगर मैंने फ्रैक्शन स्टूडेंट्स को आई एम रेडी टू टीच अ फ्रैक्शन लेसन बट द स्टूडेंट्स डजंट मीन्स स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन. मीन्स फ्रैक्शन अगर आपको पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? उसको पहले आपको पार्ट शो करने हैं, पहले होल शो करना है, फिर उसके पार्ट शो करने हैं. तो ये जो प्रीवियस नॉलेज है, रिकॉलिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उन बच्चों में वही नहीं है तो आप क्या करेंगे? मीन्स ये सिंपल क्वेश्चन है कि आप कोई नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट उस नया टॉपिक का जो प्रीवियस नॉलेज है उनको वो पता नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम आप क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे? अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस टू हेल्प देम. आप एक्स्ट्रा क्लास लेके उनकी हेल्प करेंगे. आस्क द पेरेंट्स टू अरेंज हेल्प एट होम. आप पेरेंट्स को कहेंगे आप उनको घर पर ही प्रीवियस नॉलेज दे दीजिए, या फिर आप कंटिन्यू करेंगे क्लास को. फोर्थ, आप प्रिंसिपल को जाकर बताएंगे या फिर प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे. तो देखिए पेरेंट्स का तो कोई रोल नहीं यहाँ पर, इसलिए सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन तो उसके लिए परफेक्ट है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन वैसे ही कैंसिल होगा. कंटिन्यू विथ योर क्लासेस, अगर बच्चों को प्रीवियस नॉलेज नहीं है, मतलब वो पार्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये थर्ड ऑप्शन भी यूज़ नहीं करेंगे. फोर्थ क्या है? सीक द प्रिंसिपल्स हेल्प. प्रिंसिपल की हेल्प भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि वो तो आपका खुद का डिसीजन है. अभी आप क्या करेंगे? तो अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस टू हेल्प देम, ये पॉजिटिव वर्ड मुझे लग रहा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट. अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. अ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास constantly displays dishonesty and blames other frequently, he may be case of. मगर मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आपके क्लास में एक कोई ऐसा बच्चा है कि जो दूसरों को ब्लेम करता है हमेशा. अगर उसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए तो वो दूसरों पर ब्लेम करता है कि नहीं मैंने ये होमवर्क करके नहीं आया, तो इसके कोई और रीज़न है. अगर वो ऐसे ब्लेमिंग करता है दूसरों को तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? ऑप्शंस: लो सेल्फ इस्टीम, सेकेंड ओवर प्रोटेक्शन, बैड कंपनी, चाइल्ड अब्यूज़. तो हमें इसमें भी अभी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. देखिए अभी चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं होगा क्योंकि वो किसी को नेगेटिव वर्ड या फिर अब्यूजिंग नहीं कर रहा है. बैड कंपनी मतलब ये आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बैड कंपनी में या फिर उसको किसी गलत संगत में ही, ये इसका कोई वर्ड नहीं दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है डिस्प्लेस डिसऑनेस्टी एंड ब्लेम्स अदर्स फ्रीक्वेंटली. तो ये ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई उसको प्रोटेक्ट करके भी नहीं होगा. ऑप्शन क्या होगा? लो सेल्फ इस्टीम, मतलब उसका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये कर सकते हैं. मतलब उसका हमेशा अटेंशन क्या रहता है? दूसरों पर रहता है, उसको खुद पर अटेंशन होना चाहिए. अभी हम थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन हैव बिकम अनअटेंटिव इन द क्लास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोर अप्रोप्रिएट टू रीगेन देयर अटेंशन? अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन मतलब क्लास में ऐसा कोई ग्रुप है
कि जो क्या कराएं अनअटेंटिव हैं, वो क्लास में ध्यान नहीं देते, दे आर नॉट अटेंटिव इन अ क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज़ मोर अप्रोप्रिएट, मतलब आप उनका अटेंशन गेन करने के लिए क्या करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए क्या ऑप्शन देखिए क्या दिए। अ ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी, आप उनसे ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। सस्पेंडिंग द क्लासेस फॉर द पीरियड, आप बच्चों को सस्पेंड कर देंगे। आस्किंग, मतलब उस पीरियड तक उनको सस्पेंड करेंगे। आस्किंग चिल्ड्रन टू बी अटेंटिव, बच्चों को बोलेंगे कि आप अटेंटिव रहो। सेंडिंग द क्लास आउट फॉर द गेम, मतलब आप बच्चों को बाहर भेज देंगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट में दिए हैं, बाद में थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का टफ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बच्चों को सस्पेंड करेंगे, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं कर सकते आप। बच्चों को कहेंगे कि हाँ आप क्लास में अटेंटिव रहो, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। नीचे देखिए सेंडिंग द क्लास आउट फॉर द गेम्स, बच्चों को क्लास से बाहर निकाल कर गेम खेलने के लिए भेज देंगे, ये भी नेगेटिव है। अभी दो ऑप्शंस आपके पास, अ ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी एंड आस्किंग द चिल्ड्रन टू बी अटेंटिव। तो बच्चों को बोल के तो वो क्या थोड़ी 1-2 मिनट के लिए वो अटेंटिव होंगे, फिर से वो अनअटेंटिव हो जाएंगे। उससे बेटर क्या है कि आप उनसे फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे। अब फिजिकल एक्टिविटी में बच्चा पूरे पीरियड तक एक्टिव रहेगा, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, TLM should be used to. Now what is the TLM? TLM is nothing but, what is the TLM? Is a teaching learning material, मतलब आप अपने टीचिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे या फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम टीचिंग मटेरियल का, देखिए मेक टीचिंग मोर यूज़फुल, टीचिंग को मोर यूज़फुल करने के लिए। मेकिंग टीचिंग इम्प्रेसिव, टीचिंग को इम्प्रेसिव करने के लिए। प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, बच्चों को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देने के लिए। या फिर फैसिलिटेट लर्निंग, या फिर फैसिलिटिंग जो लर्निंग है। अभी टीचर्स को हम टीचर्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, फैसिलेटर। वो क्या है, टीचर्स क्या है, फैसिलेटर है। तो अभी हम ये मतलब मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये इट बिकम फैसिलेट लर्निंग। हम बच्चों को किस लिए टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, वो ड्यू टू द फैसिलेटिंग लर्निंग के लिए। ऑल ऑप्शंस आर पॉजिटिव बट वी हैव टू सिलेक्ट मोस्ट पॉजिटिव, कि जिसमें सारी वर्ड्स का जो मीनिंग है, जैसे तीनों जो है क्वेश्चन, जो तीनों ऑप्शंस दिए, ये तीनों का मिक्सचर अभी फैसिलिटिंग लर्निंग में आ रहा है। सो दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लान फॉर अ क्लास प्रोजेक्ट इज आइडियली डेवलप्ड बाय द टीचर विद द हेल्प ऑफ द students with the help of teachers, the students by themselves, the teachers and parents. See now, जैसे हम क्लास में कुछ प्रोजेक्ट देते हैं तो प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स में क्या डेवलप होता है या फिर उनकी जो लर्निंग होती है वो कैसे होनी चाहिए, और उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट कहा है तो हम प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट्स को ही करवाने के लिए कहते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। सो इसका बहुत ही ईजी ऑप्शन दिया है यहाँ पर। देखिए द टीचर्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, अब इस टीचर तो प्रोजेक्ट नहीं करेंगी, टीचर प्रोजेक्ट नहीं करेंगी। विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या, टीचर प्रोजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स बाय देमसेल्व्स, हाँ स्टूडेंट तो प्रोजेक्ट खुद ही करेंगे, ठीक है। टीचर्स एंड पेरेंट्स का भी इसमें कोई रोल नहीं है। सो बेस्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ टीचर, मतलब स्टूडेंट प्रोजेक्ट करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। Now next question, so here option is correct, second option is correct. Now next question, Radha is extremely unwilling to share and prefers solitary activity. This indicates that she is, मीन्स आपके क्लास में राधा एक ऐसी लड़की है कि जो she is not interested to share her things to others. She want to live alone and she want to do activity by herself only. She is not interested to share with the others and she is not gonna interested to do activity with others. So what is indicated that she is means वो लड़की कैसे होंगी, पॉपुलर चाइल्ड होंगी, क्लास में पॉपुलर होंगी, सेकेंड रिजेक्टेड चाइल्ड होंगी, या फिर जेलिसियस चाइल्ड होंगी, या फिर हैप्पी चाइल्ड होंगी। देखिए अभी ये जो हमें ऑप्शंस दिए ये कितने इजी ऑप्शंस हैं। पॉपुलर चाइल्ड तो नहीं हो सकते क्योंकि अगर वो पॉपुलर होंगी तो वो क्लास में बच्चों के साथ शेयर करेंगी, वो अलोन रहना पसंद नहीं करेंगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। जेलिसियस भी देखिए अभी जेलिसियस का इसमें कोई भी वर्ड नहीं दिया है कि वो दूसरों के, या फिर ऐसा नहीं दिया है कि क्लास में कोई दूसरा बच्चा है और वो उसके एक्टिविटी से वो हैप्पी नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है जेलिसियस का, तो ये तो नहीं हो सकता।
हैप्पी चाइल्ड भी नहीं कहा है कि अगर वो हैप्पी होती तो उसको अकेले रहना पसंद नहीं होता। हैप्पी चाइल्ड भी हम इससे हमें कोई हिंट नहीं आ रही है। तो क्या मिल रहा है हमको, रिजेक्टेड चाइल्ड, मतलब क्लास में उसको बच्चे उतना रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे, उसको रिजेक्ट करते होंगे, इसलिए उसको खुद को अकेले रहना पसंद आ गया, या फिर वो किसी को मिक्सअप नहीं होती है। तो रिजेक्टेड चाइल्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। Now see the next question. Which of the statement given below is not true for corporal punishment? Means इसमें से कौन सा corporal punishment के लिए सही नहीं है। Now corporal punishment we are not doing. Now what is the corporal punishment? It is nothing but the physical punishment of students. Means बच्चों को मारना, ये है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो कि अब हम नहीं करते बच्चों के साथ। उनमें से इन्होंने कहा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और फास्ट ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चंस देखने हैं, और जब वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तब आप उसको नहीं देखते, इसलिए हम, एंड एज अ टीचर आई होप यू डोंट वांट मोर एक्सप्लेनेशन, आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ नॉट ट्रू for the corporal punishment? So what is the answer become here? It helps in disciplining pupils, मीन बच्चों में ये डिसिप्लिन क्रिएट करेगा। ये तो थोड़ा सा करेक्ट है कि बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट होंगे। जैसे हम जब छोटे थे तब हमें कितनी पनिशमेंट मिलती थी, हमको अभी भी याद है। जैसे कहते हैं छड़ी लागे गम गम विद्याई, बट अभी तो बच्चों को मारना मतलब अलाउ ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा बहुत करेक्ट है। इट मेक्स चिल्ड्रन अग्रेसिव, हाँ ये बच्चों को अग्रेसिव बनाता है, ये भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। व्हाट इज़ द थर्ड ऑप्शन? इट गिव्स मैसेज दैट माइट इज़ राइट। नो, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ माइट इज़ राइट? माइट इज़ राइट का मीनिंग ये हो सकता है कि जैसे माइट इज़ राइट मतलब क्या होता है, जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उसका मीनिंग है। सो माइट इज़ राइट मतलब जो पावरफुल पर्सन होता है उसकी बात हमेशा कभी कभी माननी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा मैसेज करेक्ट है। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट? इट हेल्प्स इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इट हेल्प्स इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। सो आई थिंक हियर दे आर आस्किंग फॉर नॉट ट्रू। बच्चों को क्या इसमें से क्या ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू कहा है। सो इट हेल्प्स इन डिसिप्लिन इन पीपल। सो ये कैसे करेक्ट हो सकता है कि ये बच्चों में डिसिप्लिन करवाएगा? ये करेक्ट नहीं हो सकता कि बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट करेगा। बच्चे तो अग्रेसिव होंगे ना, तो डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा बच्चों में? बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा। सो ये क्या है? रॉन्ग है। जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कॉजेज फिजिकल पेन to the pupils for their unacceptable behavior, as students cannot be disciplined by the punishment of physical pain. Rather it could head to aggressive frustration in them. So here option correct is first option is correct. Now we will go to the next question. If a children writes with her left hand and is comfortable doing things with it, she either he should be, मतलब आपके क्लास में एक लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स है, मीन्स लेफ्टी स्टूडेंट्स है, तो आप देन दे आर आस्किंग शी आइदर ही शुड बी डिस्करेज्ड, वो डिस्करेज्ड हो जाएंगे। मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड। थर्ड, allow his preference, send to seek medical help. So now here medical help तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें, अगर वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा तो ये कोई इसमें मेडिकल का रूल नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी चला जाएगा। मेड विथ राइट विथ लेफ्ट हैंड, वो अभी लेफ्ट हैंड से ही लिख रहा है, तो फिर से वही ऑप्शन दिया कि वो तो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, वो अगेन दिया आपने। वो डिस्करेजेबल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कंफर्टेबल का है कि वो उसके लिए कंफर्टेबल है, तो उसमें डिस्करेज कहाँ से आएगा? डिस्करेज भी नहीं आ सकता। सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही चला जाएगा। तो इसके लिए अलाउ हिज प्रेफरेंस, आप उसको अलाउ करेंगे लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? 7-year-old Manohar is unable to read as per the class level. Unable to read as per the class level.
द टीचर शुड। मीन्स आपके क्लास में एक 7 ईयर का बच्चा मनोहर है और वो रीडिंग नहीं कर पाता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? गिव हिम रीडिंग एक्सरसाइजेस ऑफ लोअर लेवल। आप उसको लोअर लेवल के एक्सरसाइजेस देंगे रीडिंग पढ़ने के लिए। देखिए यही दिया है, गिव हिम रीडिंग एक्सरसाइजेस। अभी वो रीडिंग में ही अच्छा नहीं है, अनेबल टू रीड एज अ पर लोअर क्लासेस। मतलब वो क्लास में, जिस क्लास में भी है वो उस क्लास को पढ़ नहीं पाता। अभी 7 ईयर्स का चाइल्ड कहाँ है, 7 ईयर्स का चाइल्ड कहाँ है और उसको पढ़ता नहीं आता है। इन्फॉर्म द पेरेंट्स। आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। अभी पेरेंट्स को तो पता होगा तो उसको फिर से इन्फॉर्म करना आप करेंगे। या फिर डिटेन हिम इन द सेम क्लास। आप उसको सेम क्लास में रखेंगे। आपको उसको सेम क्लासेस में रखेंगे या फिर वो नेक्स्ट ईयर दूसरे क्लास में नहीं जाएगा, वो उसी क्लास में रहेगा, ऐसा करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेस विथ एक्सपर्ट हेल्प। आप एक्सपर्ट की हेल्प लेकर उसके जो भी कॉजेस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर एक्सपर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट की आप हेल्प क्यों लेंगे? यहाँ पर बच्चा तो छोटा ही है ना, तो छोटे बच्चे के लिए हम एक्सपर्ट तक क्यों जाएंगे? इज इट? तो ये ऑप्शन तो मुझे करेक्ट नहीं लगता है। डिटेन का भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इन्फॉर्म द पेरेंट्स, हाँ ये तो थोड़ा बहुत करेक्ट है। बट अगर उस बच्चों को रीडिंग ही नहीं आती है तो आप उसको क्या करेंगे? रीडिंग के एक्सरसाइजेस देंगे। लोअर क्लासेस के क्यों देंगे? क्योंकि वो जिस क्लास में है उस क्लास को, उसे सपोज बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास की बुक नहीं पढ़ता आ रही, तो आप उसको लोअर क्लासेस मतलब फर्स्ट से पहले, जैसे आप KG1 KG2 के जो भी इंग्लिश के बुक्स है या फिर जो फोनिक है वो वर्ड्स उसको देकर रीडिंग करने के लिए कहेंगे। So what is the option correct here? For 10, first option number is correct. Next now. Now what is the 11 question? Question number 11. A school will become a true second home for the children if. A school will become second home, मतलब स्कूल जो है वो बच्चों के लिए सेकेंड होम है। ये होता ही है, करेक्ट ही है। Now they are given here if its environment resembles that of home environment। अगर आप स्कूल के वातावरण को घर के वातावरण की तरह रखेंगे या फिर उसको मिलता जुलता रखेंगे। Meals are also provided in the school। आप स्कूल में meals प्रोवाइड करेंगे। It helps in overall development of the child। अगर स्कूल में बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होती होंगी तो वो स्कूल बच्चों के लिए सेकेंड होम रहेगा, ये दिया है। या फिर फोर्थ, इट जनरेट्स द डिज़ायर टू लर्न। या फिर बच्चों को लर्निंग में ये इम्प्रूव करेगा। इट जनरेट्स द डिज़ायर टू लर्न। नाउ हियर फॉर 11, फोर्थ ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। डोंट बी कंफ्यूज इन फोर्थ एंड थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज व्हाट गिवन ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब सभी प्रकार की डेवलपमेंट उसकी होंगी। तो थर्ड ऑप्शन इज मोर करेक्ट दैन फोर्थ एंड फर्स्ट। फर्स्ट तो वैसे भी आप स्कूल के एनवायरनमेंट को, घर के एनवायरनमेंट से करने के लिए आप स्कूल में थोड़े से स्ट्रिक्ट भी रहेंगे। जैसे मम्मी घर पर बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते, कभी तो हम क्लास में बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक लेवल तक प्रोटेक्ट करेंगे। बट स्कूल का जो वातावरण है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। हम बच्चों को एकदम उनके तरह से बिहेवियर को फ्रीडम नहीं देंगे कि आप कुछ भी करो, तो बच्चे तो पढ़ाई ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ बातें करते रहेंगे या फिर क्लास में आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे। तो आई थिंक इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नाउ वी विल गो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द मोस्ट unreliable predictor of the level of children's educational achievement? Option: background of parents, class behavior, psychoeconomic status, height and weight of the child. So here this very easy question, so I think here will come option is fourth, height and weight of the child. Next question now. A first generation learner may experiences the greatest difficulty with। अभी जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, फर्स्ट जनरेशन के मतलब क्या कहा है उन्होंने? छोटे बच्चे जो एकदम स्कूल में जैसे आते, जैसे उनका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या KG के बच्चे जो है, तो इनके लिए क्या है? मे एक्सपीरियंसेस द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी। उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ होती है?
कहाँ होती है उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी? राइटिंग इन द वर्कशीट, उनको बच्चों को लिखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, सेल्फ स्टडी में डिफ़िकल्टी होती है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है, लास्ट है लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज में उनको डिफ़िकल्टी होती है। सो यहाँ क्या होगा? राइटिंग इन द वर्कशीट, उनको वर्कशीट में डिफ़िकल्टी होगी। तो वो देखिए अभी ये जो बच्चे हैं अब उनको पढ़ाएंगे तो वो वर्कशीट में थोड़ा बहुत कुछ लिखेंगे, ये उनको वर्कशीट का मीनिंग समझ में आ जाता है, तो उनमें उनकी डिफ़िकल्टी नहीं है, ये वो आराम से करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो उनको होते ही नहीं है, हम बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चंस देते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा। देन लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज, उनको उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी डिफ़िकल्टी आएंगी, तो ये भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी को उनका तो मीनिंग ही नहीं पता कि सेल्फ स्टडी क्या है, कैसे खुद से कॉल करना है, तो उनको डिफ़िकल्टी कहाँ आ जाएंगी? सेल्फ स्टडी में, क्योंकि जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तभी तो उनको समझ में आएगा। अगर हम उनको एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, बस ऐसे बुक उनके सामने दे देंगे और उनको कहेंगे कि आपको इतना रीड करना है, इतना लर्न करना है, खुद के मन से करो, तो वह कैसे करेंगे? उनको वो समझ में तो आना चाहिए। सो हियर most difficulty they feel in self study. Now question number 14, the children of 6 to 11 years become proportionality thinner because they, in this stage means when the child belongs 6 to 11 years, it becomes a proportionality thinner because do a lot exercises, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करता है, गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बच्चों की हाइट बढ़ती है, ईट जंक फूड, वो जंक फूड खाते हैं, वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन। सो हियर ऑप्शंस आर गिवन, वेरी इजी ऑप्शंस गिवन आर हियर। लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइजेस वैसे नेगेटिव वर्ड है, हम एक्सरसाइजेस का यूज़ नहीं करेंगे। इट कैन जंक फूड, इट कैन ईट जंक फूड, आप यहाँ पर ये जज नहीं कर सकते कि वो जंक फूड ही खाता है। इट वॉच लॉट ऑफ टेलीविजन, ये हमें पता नहीं कि वो टेलीविजन देखता है कि नहीं देखता है, तो हियर ऑप्शन इज गोइंग टू सेकेंड, गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। रतीश, a 9 years old child misbehaves in the class, what should the teacher do? अगर आपके क्लास में एक 9 ईयर का बच्चा वो मिसबिहेव कर रहा है तो आप क्या करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे इस केस में? इन्फॉर्म द पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसको पनिश करेंगे, पनिश नेगेटिव वर्ड है, उसको इग्नोर करेंगे। आप बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको बिहेवियर को आपको ठीक से देखकर उनको डिसिप्लिन लगाना है, तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे या फिर काउंसिल करेंगे। यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे या फिर काउंसिल करेंगे, तो आई थिंक आप उसकी काउंसिलिंग करोगे। सो ऑप्शन विल गो टू द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16, according to the Right of Education Act, admission of the children to a particular class has been proposed to be on the basis of, मतलब अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी बच्चों को एक पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन देनी है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, आप बच्चों की एबिलिटी देखेंगे, बच्चों की एबिलिटी देखकर उसको क्लास देंगे, या फिर एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की एज देखकर उसको एडमिशन करवाएंगे, या फिर उसको साइको इकोनॉमिक स्टेटस देख के उसके एडमिशन करवाएंगे। लास्ट है एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का एजुकेशन, तो पेरेंट्स का एजुकेशन देख के आप उसको एडमिशन नहीं दे सकते, उसका स्टेटस देख के भी आप उसको एडमिशन नहीं दे सकते। अभी 2 ऑप्शन है, देखिए, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड या फिर एज ऑफ द चाइल्ड। अगर कोई बच्चा बहुत गिफ्टेड चाइल्ड है या टैलेंटेड चाइल्ड है तो बट जो भी उसका एज है उसके एज के अकॉर्डिंग आप उसकी एडमिशन करवाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा 4 साल का बच्चा है, उसको बहुत टैलेंट है, वो गिफ्टेड है, तो आप डायरेक्ट उसकी एडमिशन 2nd या 3rd क्लास में तो नहीं करवाएंगे ना, तो क्या होगा? एज ऑफ द चाइल्ड, उसकी एज के अकॉर्डिंग ही आप उसकी एडमिशन करवाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर एज ऑफ द चाइल्ड, उसकी एज देख के आप उसकी एडमिशन करवाएंगे, ना कि बाकी का बैकग्राउंड देखकर। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसको ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन भी आप नहीं करें तो भी चलेगा, बस आप पढ़ के भी उसके आंसर दे सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड? नीचे से जो भी ऑप्शन दिया है वो गिफ्टेड चाइल्ड का एग्जाम्पल नहीं है। क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, पोर रिलेशन विद द पीयर्स, इंटरेस्ट इन द एक्स्ट्रा रीडिंग। सो क्यूरोसिटी ये तो गिफ्टेड चाइल्ड का साइन है,
क्रिएटिविटी भी गिफ्टेड चाइल्ड का साइन है। देन पुअर रिलेशन विद द पीयर्स, ये उसका आंसर है। सो 17 का ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि इंटरेस्ट इन द एक्स्ट्रा रीडिंग मतलब वो तो गिफ्टेड ही है, उसको इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा रीडिंग मतलब वो गिफ्टेड ही चाइल्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, CCE stand for, what is the long form for CCE? So as a teacher you should know what is the long form of CCE, continuous curriculum examination, continuous curricular examination। बच्चों का हम एग्जामिनेशन नहीं करते, सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। curricular नाउ क्वेश्चन नंबर 18, CC स्टैंड फॉर। सो CC स्टैंड फॉर ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देख के मैं कुछ एब्रिविएशन ऐसे होते हैं जिसको आपको याद रखना है। सो व्हाट विल द आंसर विल कम हियर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्योंकि बच्चों का हम एग्जामिनेशन तो नहीं करेंगे। उसके बाद है क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर इवैल्यूएशन, कंपलसरी तो नहीं है, कंपलसरी तो नहीं होगा। सो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड ऑफ 6 years old चाइल्ड। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि एक 6 year का बच्चा है जिससे ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब ये बिहेवियर है जो है हम उससे इस बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर सकते। अब किस बिहेवियर की उम्मीद आप उससे नहीं कर सकते हो, देखिए क्ले मॉडलिंग विदाउट सॉइलिंग द क्लोथ। अब जो भी वो क्ले मॉडल कर रहा है तो वो विद द सॉइलिंग द क्लोथ ये तो होगा। कलरिंग द पिक्चर, वो बच्चों वो कलर भी करेगा। देन सिंगिंग एंड डांसिंग, वो सिंगिंग एंड डांसिंग भी करेगा। जैसे ऑप्शंस को देख के ही आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शन को ही बार बार पढ़िए कि जिससे आपको वो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा क्लीनिंग अप द टेबल विदाउट बीइंग टोल्ड, मतलब उसको बिना बोता ही वो टेबल को क्लीन करेगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसे कैसे पता चलेगा कि टेबल को हमें क्लीन करा है। हमें उसे बताना पड़ेगा कि आपको आपकी टेबल को क्लीन करना है, या फिर आपने टेबल पर जो भी डस्ट किया है उसको साफ़ करना है, अपना टेबल आपको क्लीन करना है। ये उसको बताने के बाद ही वो करेगा, वो खुद से नहीं करेगा। उन्होंने क्या कहा कि वो खुद से करे, खुद से वो ये नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द एम ऑफ द ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग। अगर आप क्लास में ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं तो उसका एम क्या होगा, क्या हो सकता है उसका एम ग्रुप टीचिंग का। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए आप ग्रुप टीचिंग करवाते हो। टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द लर्निंग, आपका ये एम है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ग्रुप में और उससे उनकी लर्निंग हो जाए। टू क्लेरिफाई द कंसेप्ट इफ़ेक्टिवली, बच्चों को जो भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो ग्रुप एक्टिविटी से उनको इफ़ेक्टिवली समझ में आए। फोर्थ, टू प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट, हम बच्चों को फ्रीडम देने के लिए ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। अभी देखिए पॉजिटिव वर्ड्स है इस क्वेश्चंस में दिए हैं, तो हमें मोस्ट पॉजिटिव वर्ड सर्च करना है। तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव वर्ड क्या है, टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन लर्निंग, ये मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका आंसर होगा टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन उसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करके मीन्स लर्निंग विद डूइंग। सो लर्न्स बाय एक्टिविटी और लर्निंग विद द डूइंग, ये एक्टिविटी उनमें जनरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ देखिए 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रिंसिपल स्टेट्स द मोस्ट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द टीचर इज सक्सेसफुल इन अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। सो ये प्रिंसिपल्स कुछ दिए, ये प्रिंसिपल्स का मीनिंग विथ एक्सप्लेनेशन तो अभी टाइम नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे प्रिंसिपल्स जो है वो एक्सप्लेन करूँ। ये इजी प्रिंसिपल्स है, हम इसको थोड़े एग्जाम्पल में रख के भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है अभी कि बेस्ट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द टीचर इज सक्सेसफुल इन अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक टीचर बच्चों को सबसे इजीली कैसे पढ़वा सकते हैं, जब बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ये तो ट्रू है कि जब हम बच्चों में
सब्जेक्ट इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तभी वो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। अगर किसी बच्चों को मैथ्स या फिर हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए थोड़ा बहुत टीचर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, क्योंकि टीचर फेल है उसको इंटरेस्ट क्रिएट करवाने के लिए। इसलिए अगर आप बच्चों में उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी लर्निंग हो जाएंगी। सो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। सो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि देखिए वर्ड से ही पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। सो इसका ऑप्शन है सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Shivangi, a student of class 4th, usually take away things belonging to her classmate quietly. The teacher should, मतलब वो बच्चों के जो कुछ अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके जो पेन्स है या फिर उनके जो भी स्टडी मटेरियल्स है उनको ले लेती है। तो टीचर्स एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आप उसको पनिश करेंगे, आप उसको पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट तो नहीं देंगे, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न, उसका रीज़न समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये उसके वो क्यों ऐसा करते हैं वो रीज़न आप समझने की कोशिश करेंगे। उसको इग्नोर करेंगे या फिर इग्नोर कंसिडरिंग इट एज अ चाइल्ड, वो एक छोटी बच्ची उसको समझकर आप उसको इग्नोर करेंगे नहीं। नेक्स्ट, कंप्लेन टू द पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को उसकी कंप्लेन करेंगे। तो डायरेक्ट पेरेंट्स को जाने से बेटर क्या है कि आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है वो सोचने का आप कोशिश करेंगे एज ए टीचर। सो 22 क्वेश्चन नंबर आंसर विल गो टू सेकेंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सम चिल्ड्रंस कम टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट, कुछ बच्चे क्लास में ब्रेकफास्ट किए बगैर आते हैं। सम चिल्ड्रंस लाइक स्ट्रिक्ट टीचर, कुछ बच्चों को स्ट्रिक्ट टीचर पसंद होती है। और चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स इज़ ऑलवेज अवेयर ऑफ इट, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि हमें स्पेशल नीड चाहिए, वो अवेयर है इसके लिए। या फिर फोर्थ, चिल्ड्रन कॉपी द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स, चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। हाँ, अभी देखिए इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कहाँ है। सो सम चिल्ड्रंस कम टू द स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट, हाँ कुछ बच्चे ब्रेकफास्ट किए बगैर आते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग ही कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट हो, ऐसे सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। सम चिल्ड्रंस लाइक स्ट्रिक्ट टीचर, हाँ कुछ बच्चों को स्ट्रिक्ट टीचर पसंद होती है, बहुत फ्रैंकली टीचर उनको भी पसंद नहीं होती है। एज ए टीचर वी शुड, मतलब आप एकदम बच्चों को फ्रैंकली उनके लेवल तक जाकर आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपको टीचर के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाना है। नेक्स्ट, अ चिल्ड्रंस विथ अ स्पेशल नीड्स इज़ ऑलवेज अवेयर ऑफ इट। सो इसका आंसर ये नॉट कहाँ है, तो ये इसका आंसर होगा। सो आंसर विल गो टू द थर्ड। फोर्थ ऑप्शन भी देखिए, बच्चे पेरेंट्स को कॉपी नहीं करेंगे तो किसी पेरेंट्स को देख के ही बच्चे कभी कभी सीखते हैं कि हाँ मेरे पापा ऐसे करते हैं या फिर मेरी मम्मी ऐसे करती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अभी 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द लीस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू स्टार्ट अ डे इन स्कूल। मतलब अगर आपको क्लास स्टार्ट करना है या फिर स्कूल का लिस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या है इनमें से, क्विज लिस्ट अप्रोप्रिएट क्विज है, असेंबली है, गिविंग होमवर्क है या फिजिकल ट्रेनिंग है। फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको बच्चों को देनी होगी तो ये नहीं हो सकता, उन्होंने लिस्ट कहा है मतलब सबसे कम कहा है। असेंबली से भी बच्चों का फिजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आप लेंगे। क्विज़ भी लेंगे क्योंकि क्विज़ लेने से उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, तो ये भी लिस्ट नहीं है। सो गिविंग होमवर्क, हम बच्चों को कभी भी रटना नहीं सिखाएंगे या फिर आप घर से करके आओ ऐसे भी नहीं सिखाएंगे। सो गिविंग होमवर्क ये लिस्ट अप्रोप्रिएट है, होमवर्क से उनका फ़ायदा होगा, पता है मुझे कि वो अगर घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा, बट ये लिस्ट है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट्स कैन अक्वायर वैल्यूज द बेस्ट थ्रू टीचिंग, से वो जल्दी नॉलेज को गेन करेंगे, गुड रोल मॉडल से उनको अच्छे से समझ में आएगा, ओबेइंग द पेरेंट्स एंड टीचर्स, रीडिंग रिलीजियस बुक से,
सो मुझे लगता है ये सारे पॉजिटिव ही वर्ड दिए हैं। स्टूडेंट्स कैन एक्वायर वैल्यूज़ बेस्ड थ्रू, बट बच्चों को अगर कोई वैल्यूज़ जल्दी गेन करना है तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट क्या है, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है? देखिए, टीचिंग से तो वो करेंगे ही, ये भी पॉजिटिव है, टीचिंग भी पॉजिटिव है। ओबेइंग द पेरेंट्स एंड टीचर्स, वो पेरेंट्स का और टीचर्स का कहना मानेंगे, ये भी पॉजिटिव है। रीडिंग रिलीजियस बुक्स है, ये भी है, बट उससे अच्छा है गुड रोल मॉडल। अगर आप उसको कोई रोल मॉडल दो, जैसे आप बच्चे को कहेंगे कि आप स्वामी विवेकानंद जी का रोल करो, तो जब वो खुद ऐसे रोल मॉडल करेगा तब उसको वो जो वैल्यूज़ है कि आज स्वामी विवेकानंद की कितनी वैल्यूज़ है, उन्होंने क्या वैल्यूज़ दी है, वो उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मतलब तब क्या होगा? रोल मॉडल। सो बेस्ट अप्रोप्रिएट इज रोल मॉडल। Next question number 26. The students of class 2nd and 3rd appropriate teachers' behavior. Students of class 2nd and 3rd appropriate appreciate teachers' behavior. Behavior with them efficiently, speak clearly, dress up nicely, tell parents to help them. सो क्लास 2nd एंड 3rd के जो बच्चे हैं वो टीचर्स को ज़्यादा अप्रिशिएट कब करेंगे? बिहेवियर विद देम एफिशिएंटली, टीचर्स में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। जैसे देखिए, स्पीक क्लियरली, ये तो है ही, टीचर को तो क्लियरली स्पीक करना ही है। ड्रेसअप नाइसली, उसको अच्छे से स्कूल में जाना है, ये भी होगा। टेल पेरेंट्स टू हेल्प देम, अभी टेल पेरेंट्स टू हेल्प देम इसका कोई रोल नहीं है पेरेंट्स का इसमें, क्योंकि टीचर्स के लिए कहा है तो पेरेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। सो वो उनके साथ जब एफिशिएंटली वर्क करेंगी बच्चों के साथ, तभी बच्चों को वो बच्चे उनको अप्रिशिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट पॉजिटिव, मीन्स मोस्ट करेक्ट। हमें ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं जिसमें जो बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी उसमें आ जाए। तो अभी एफिशिएंटली कहा है, मतलब ये पूरे जो नेक्स्ट जो ऑप्शंस दिए वो उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 27। When a student constantly forgets to do homework, the students में एक बच्चा है जो होमवर्क उसे आप देते हैं बट वो करता नहीं है, वो होमवर्क करके नहीं आता है और वो हमेशा बार बार करता है, तो ऐसा उसके वो क्यों कर रहा है या फिर उसके बिहाइंड रीज़न क्या है? बी अ नॉटी चाइल्ड, वो एक नॉटी चाइल्ड है इसलिए वो नहीं करता है। बी अ लेजी स्टूडेंट, वो लेजी स्टूडेंट है इसलिए वो नहीं करता है। हैव अ प्रॉब्लम एट होम, उसको घर में कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए वो करके नहीं आता है। या फिर नॉट बी अ लाइकिंग द स्टूडेंट द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है इसलिए वो होमवर्क करके नहीं आता है। देखिए अभी यहाँ पर नॉटी चाइल्ड जो कहा है, तो हम बच्चों को जज नहीं करेंगे कि वो नॉटी है या नॉटी नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। उसको होमवर्क से डिफ़िकल्टी है, वो भूल जाता है घर से होमवर्क करके आना। अगर वो ये भूल रहा है कि घर से होमवर्क करके आना ये भूल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको घर में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से वो होमवर्क करना भूल जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है घर में, जिसकी वजह से वो घर पर जाकर या फिर उसे घर का कोई काम होगा या फिर इसलिए वो होमवर्क करके नहीं आता है। लेज़ी, आप बच्चों को वैसे ही जज नहीं कर सकते कि वो लेज़ी है या नॉटी है, तो ये दो रीज़न तो नहीं होंगे। सब्जेक्ट के लिए भी आप नहीं कह सकते कि उसको पसंद है या नहीं, क्योंकि नॉट लाइक द सब्जेक्ट ऐसा कुछ दिया नहीं है। सो आई थिंक हैव द प्रॉब्लम एट होम, ऑप्शन नंबर 3rd इज़ द मोस्ट करेक्ट। सो ऑप्शन विल गो टू 3rd. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28th question. The children coming from families of the first generation learn should be. See, I will read again. The children coming from the families of the first generation learners should be sent to special school. आप उसको स्पेशल स्कूल में डालेंगे। एजुकेट इन द रेगुलर क्लासेस, उसको रेगुलर क्लासेस में ही डालेंगे। मेड टू रिपीट द क्लास, उसको क्लास में रिपीट करवाएंगे। या फिर ग्रुप टुगेदर इन अ क्लास एक्टिविटी, या फिर क्लास में ग्रुप करेंगे, ग्रुप टुगेदर इन द क्लास एक्टिविटी। देखिए अभी जो फर्स्ट जनरेशन का है, तो वो फर्स्ट जनरेशन हो या ना हो, हम उनको क्या करेंगे, रेगुलर क्लासेस में ही एजुकेट करेंगे। सो इसका आंसर होगा सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसलेक्सिया इज अ, डिसलेक्सिया क्या है? बिहेवियर डिसऑर्डर, ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर से भी इसका कोई लेना नहीं है। देखिए मैंने लर्निंग डिसएबिलिटीज़ पर एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे डिसलेक्सिया दिया है तो डिसलेक्सिया के लिए आई थिंक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है ना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मीन्स नर्वस, न्यूरोलॉजिकल क्या है मीन्स नर्वस सिस्टम डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग एंड स्पेलिंग। न्यूरोलॉजिकल का मीनिंग क्या है? डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग एंड स्पेलिंग, और वही मीनिंग है डिसलेक्सिया का। सो हियर विल कम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन। अतुल्य फिनिशेस ऑल हर वर्क क्विकली ड्यूरिंग द क्लास। मतलब अतुल्य आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है कि जो अतुल्य फिनिश हर वर्क, मतलब आपके क्लास में एक ऐसी लड़की है कि जो क्लास में वर्क कंप्लीट कर लेती है। सो मे बी, अतुल्य मे बी मतलब ये गुड गर्ल है, तो ये क्या होगा? इट ऑप्शंस देखिए क्या है। केस ऑफ ADHD, अटेंशन ऑफ डिफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नो, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का ये बच्चा नहीं है। हाइपर डिसऑर्डर के बच्चे अलग होते हैं, जैसे वो जिनको जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो केस। तो यहाँ पर वो हाइपर केस का कोई वर्ड नहीं दिया है, वो तो अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है। नॉटी चाइल्ड का भी कोई वर्ड नहीं यूज़ किया है इसमें। गिफ्टेड चाइल्ड, या वो क्या है? गिफ्टेड चाइल्ड है। एंड अटेंशन सीकर भी नहीं हो सकती क्योंकि उसको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, तो वो क्विकली वर्क नहीं करेंगी। सो आंसर इज करेक्ट इज गिफ्टेड चाइल्ड। सी हियर वी हैव कवर्ड total 30 questions and see the time. So time is 42 minutes. So here I have tried to give some explanation, but as a teacher you should know the answer. While reading also you get the answer. Thanks to watching to me. Now again we will meet to the next another interesting and knowledgeable video. If you like this, like, share and subscribe. Thank you.